बच्चों इस रिवीजन लेक्चर में हम लोग कुछ 5 मार्क्स के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मतलब 5-6 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसमें से संभावना है कि 2 या 3 आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज, अप्लाइंग दिस लॉ ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो आपको किरचॉफ्स लॉज बताने हैं और उसकी सहायता से बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन बताना है। तो चलिए सबसे पहले किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम लोग KCL भी कहते हैं, इसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है क्योंकि एक जंक्शन पे अप्लाइड होता है। फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है और पॉइंट लॉ भी कहा जाता है क्योंकि एक पॉइंट पे अप्लाइड है। ठीक है, ये कहता है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज ऑलवेज जीरो। किसी सर्किट के किसी भी जंक्शन पे करंट का अलजेब्राइक सम हमेशा जीरो होता है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा होगा I1 I2 I3 करंट आ रहा है, I4 और I5 जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस P पॉइंट पे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी कि KCL लगाना चाहते हैं, है ना, तो वो होगा टोटल करंट को जोड़ के जीरो से इक्वेट करा दीजिए। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, अब इनकमिंग को अगर आप पॉजिटिव में ले रहे हैं तो आउटगोइंग को आपको नेगेटिव में लेना होगा, है ना बच्चों, यानी कि -I4 -I5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप उधर लेके चले जाइए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। देखिए ना, I1 I2 और I3 इनकमिंग है, I4 और I5 आउटगोइंग है। ठीक है, वैसे ही किरचॉफ्स लूप लॉ, सेकेंड लॉ या फिर वोल्टेज लॉ आपसे कहता है कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द कंपोनेंट इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ अ सर्किट इज ऑलवेज जीरो। तो पहला वाला जो लॉ था ना वो एक पॉइंट के लिए था, दूसरा वाला लॉ एक लूप के लिए है। ठीक है, और ये कहता है कि किसी भी लूप में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक सर्किट यहाँ पे दिख रहा है जिसमें एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है और एक सेल है। ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V1, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V2, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V3 और सेल के अक्रॉस वोल्टेज V4 है। तो अगर हम इन सारे वोल्टेजेस को, सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड कर दें तो आंसर हमको जीरो मिलेगा। ठीक है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये 2 लॉज हो गई। अब हम देखेंगे प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा, R1 R2 R3 R4। ठीक है, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो बच्चों गैल्वेनोमीटर के पास भी अपना रेजिस्टेंस होता है जिसको हम G से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो इसका मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, और गैल्वेनोमीटर में करंट तभी फ्लो नहीं करेगा जब C और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना बच्चों। इफ पोटेंशियल एट पॉइंट C एंड D सेम, यानी कि VC और VD अगर सेम हो जाए तो नो करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। क्योंकि बच्चों किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस अगर आप चाहते हैं कि करंट फ्लो करे तो पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए देन R1, अच्छा तो क्या होगा बताइए, अगर इसमें करंट नहीं जा रहा है इसका मतलब हुआ कि जो भी करंट R1 में जाएगा वो सारा का सारा R2 में जाएगा। तो इसीलिए मैंने करंट सेम रखा है। R1 में अगर I1 तो इसमें भी I1। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें तो जा नहीं रहा है, और जो करंट R3 में जाएगा वो सारा का सारा करंट R4 में भी जाएगा, है ना। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि R1 और R2 विल हैव सेम करंट I1 एंड R3 और R4 के पास सेम करंट होगा I2। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम इन 2 लूप्स में घूम जाते हैं इस तरीके से, और घूमने आपको आता है। घूमने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो चलिए हम ACDA लूप में घूमते हैं, ACDA लूप में। तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव लिखेंगे, और क्या लिखेंगे I1 R1, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है ना, V बराबर IR। तो उस हिसाब से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, I1 R1 आएगा। लेकिन चूंकि आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप माइनस साइन के साथ लिखेंगे -I1 R1। ठीक है, उसके बाद जब आप C से D जाएंगे तो आपको करंट ही नहीं है तो कोई पोटेंशियल का डिफरेंस भी नहीं होगा। फिर जब आप D से A जाएंगे तो आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं
तो आप प्लस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, तो I2R3 और बराबर करके 0 कर दीजिए, क्योंकि हम जहां से चले थे वहां पहुंच गए हैं ना, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। आप इस चीज को अगर इधर लेके आते हैं तो I2R3 इज इक्वल टू I1R1 हो जाएगा। यहां से आप I1 I2 निकाल लीजिए, ठीक है, तो वो R3/R1 होगा। अब सेम काम करेंगे हम इस लूप के लिए, CBDC लूप के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप C से B आइए, तो करंट का डायरेक्शन में तो माइनस लिखेंगे, फिर I1 R2 लिखेंगे, फिर जब आप B से D आएंगे करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और आप लिखेंगे I2 R4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको इधर लेके चले आइए, तो I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4 हो जाएगा। अब यहां से भी आप I1 I2 निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों, तो मिलेगा R4/R2। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो LHS बराबर है, RHS भी बराबर होगा, यानी R3/R1 है ना बच्चों, बराबर होगा R4/R2 के। आप यहाँ पे क्रॉस इसको R1 को इधर लेके चले जाए और R4 को नीचे लेके चले जाए, है ना, तो ये हो जाएगा R3/R4 जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और R1 जब ऊपर जाएगा तो R1/R2 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि कंडीशन क्या है इसके बैलेंस होने का, कंडीशन ये है कि R1/R2 बराबर होना चाहिए R3/R4 के, और ये तो खैर हम लोग जानते ही हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो अब सुनो, दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो तुमने वो NCERT वाला मेथड देख लिया होगा या याद कर लिया होगा, तो ठीक है, अगर NCERT वाला मेथड आपको पता है तो आप वैसे कर लीजिए। मैं आपको एक और शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, क्योंकि अभी से अगर वो NCERT वाला मेथड आप करेंगे तो आपको बहुत टफ लगेगा। एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम एक डाइपोल लेते हैं, -Q एंड +Q, बीच का सेपरेशन 2a, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक a, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और कितना होगा, तो चार्ज इंटू बीच का सेपरेशन यानी Q इंटू 2a, यहाँ हम इसको 2 इंटू QA भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से थीटा एंगल पर R डिस्टेंस पे, है ना बच्चों, थीटा एंगल पे और R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं -Q से डिस्टेंस R1 है, +Q से डिस्टेंस R2 है। तो सबसे पहले हम Q1 की वजह से, -Q की वजह से अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है KQ/R, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग लिखेंगे, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज ना, तो हम लोग लिखेंगे K-Q, पोटेंशियल में साइन कंसीडर किया जाता है, R, तो R की जगह पे सॉरी R1 आएगा, ये R1 है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा -KQ/R1। ठीक उसी तरीके से इस +Q चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल निकालें तो हम लिखेंगे K+Q, है ना बच्चों, और डिवाइडेड बाई R2, ठीक है, जहाँ K की वैल्यू 1/4πε0 है। अब क्या होगा, टोटल पोटेंशियल के लिए हम दोनों पोटेंशियल को सीधे सीधे जोड़ेंगे, तो यहाँ से आप KQ को कॉमन ले लीजिए, तो 1/R2 - 1/R1 आ जाएगा, ठीक है। अब बस हमको R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेनी है, किसके टर्म में, R के टर्म में। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब सुनिए ध्यान से, चूंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत नजदीक है बच्चों, आप जानते हैं कि ये जो A होता है ना, वो इस R के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है ना। तो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत नजदीक है तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट D मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये D लिखा हुआ है, ये भी A के बहुत नजदीक होगा, है ना बच्चों। मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है ना, और हमको यहाँ देखना है। तो कहने का मतलब एक लाइन अगर ऐसा ड्रॉ किया गया, एक लाइन अगर ऐसा ड्रॉ किया गया, तो चूंकि ये दोनों लाइन बहुत नजदीक है, तो अगर हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये भी तो इसके बहुत नजदीक होगा। आप समझ रहे हैं, हाँ। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये दोनों पॉइंट, चाहे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत नजदीक होंगे ना, तो ये लाइन यानी कि ये लाइन AP और ये लाइन DP, ये पैरेलल लाइंस होंगी। अरे दो पॉइंट्स अगर बहुत नजदीक हो ना, तो उनसे अगर किसी पॉइंट पे, उनसे अगर एक दो लाइन खींचे जो किसी पॉइंट पे जाके मिलता हो, तो वो दोनों लाइन लगभग पैरेलल होगा। ये लाइन और ये लाइन लगभग आपको पैरेलल ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जाहिर सी बात वो इसके ऊपर भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं ना। और तब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, यानी कि AP जो होगा वो DP के बराबर होगा बच्चों,
AP जो होगा वो DP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप इस ट्रायंगल को देखिए, ABD, इस ट्रायंगल को आप देखिए ना, तो जिसमें ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो हम जानते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये A है, ये थीटा है, तो थीटा से सटा हुआ जो साइड होता है वो A cos थीटा होता है। तो ये चीज मैंने लिखा है A cos थीटा। इसका मतलब हुआ कि ये जो R1 होना चाहिए वो A cos थीटा प्लस R होना चाहिए। वो चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, R1 इज इक्वल टू A cos थीटा प्लस R। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हमने इससे इस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और चूंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट भी बहुत नजदीक है, इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होगा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो अगर हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो इस पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और ये जो R2 होगा वो R2 यानी कि CP बराबर हो जाएगा EP के। ठीक है, तो बाबू R2 किसके बराबर हो जाएगा? EP के बराबर हो जाएगा, है ना। R2 जो होगा वो EP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब EP कितना है? तो EP निकालने के लिए आप यहां से लेकर यहां तक जो कि पूरा R है उसमें से आप इस A cos थीटा को, क्योंकि बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये भी तो A है ना, और ये थीटा है, तो थीटा से सटा हुआ साइड cos थीटा के साथ लिखा जाता है, तो ये A cos थीटा हो जाएगा। तो पूरे R में से अगर A cos थीटा घटा दे तो हमको EP मिल जाएगा जो कि R2 के बराबर है। तो R2 हो जाएगा R माइनस A cos थीटा। वो चीज यहां लिखा हुआ है R माइनस, बस हो गया बच्चों, R1 मिल गया, R2 मिल गया ना। तो आप इस में R2 और R1 की जगह पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो देखिए लिखा हुआ है KQ 1 अपन जहां R2 था उसकी जगह पे R माइनस A cos थीटा इसकी जगह। अब हम LCM लेंगे तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ध्यान से देखा जाए तो ये A माइनस बी इंटू A प्लस बी लिखा हुआ है ना, तो ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यानी R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इधर लेके जाइए, इसको उधर लेके जाइए, तो R प्लस A cos थीटा, और जब ये उधर जाएगा बच्चों तो R तो माइनस में होगा ना, लेकिन माइनस A cos थीटा जाके प्लस में बन जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। अब यहाँ से R और माइनस R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, चूंकि ये A R से बहुत बहुत छोटा है, A जो है वो R से बहुत बहुत छोटा है। देखिए ये जो A होता है, आप जानते हैं ना कि इस R से बहुत बहुत छोटा होता है, हम बहुत दूर जाके देखते हैं। तो आप इस A में किसी चीज से मल्टीप्लाई भी करिएगा ना तब भी वो R से छोटा ही होगा ना बच्चों। इसका मतलब हुआ कि A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा R स्क्वायर से बहुत छोटा होगा, तो छोटा होगा तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो नीचे में खाली R स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ KQ 2A cos थीटा, क्योंकि A cos थीटा A cos थीटा 2A cos थीटा। अब इसमें से देखिए, इस 2Q और A को एक साथ रखिए, cos थीटा को रहने दीजिए और नीचे में R स्क्वायर। बताइए 2QA को हम लोग P लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इसकी जगह पे P, यानी KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, और K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, P cos थीटा बाई R स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। चलिए, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, मतलब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेपरेशन होगा वो r होगा, और इसको पोल कह देते हैं। तो हम एक रे को भेजते हैं ऐसा सीधा, ठीक है, तो क्या होगा बताओ। अच्छा एक काम करते हैं, हम इस वाले मीडियम को ना, अच्छा नॉर्मल कैसा होगा बच्चों, नॉर्मल तो ऐसा ही ना होगा, नॉर्मल हमेशा सेंटर से होकर पास करता है। हम इस वाले मीडियम को रेयरर मीडियम मान रहे हैं, रेयरर, और इसको डेंसर मीडियम मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि रे नॉर्मल से दूर भागे और कहीं इधर जाके मिले ताकि हम आई लिख सके। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब एक काम करिए, यहां से इस पॉइंट को आप कुछ m मान लीजिए और आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और आप इसको n कह दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसको कहिए अल्फा, इसको कहिए बीटा और इसको कहिए गामा। बस सबका tan लिखना है आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे tan अल्फा। बताइए tan अल्फा कितना होगा, तो tan अल्फा हो जाएगा mn डिवाइडेड बाई NO, mn डिवाइडेड बाई NO। अब चूंकि ये सारे रेज पैरेक्सियल रेज हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक हैं ना, तो अगर ये m बहुत नजदीक आ जाए तो आपको नहीं लग रहा ये अल्फा बहुत छोटा हो जाएगा, और अल्फा अगर बहुत छोटा हो तो हम tan अल्फा को सिर्फ अल्फा लिख सकते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू हो गया, माने हम लिखेंगे ये बात ऐसे करके दिखाएंगे
हम लिखेंगे कि सिंस अल्फा टेंस टू जीरो, ठीक है, सिंस अल्फा टेंस टू जीरो ना, तो इसलिए द अबव इक्वेशन विल बिकम अल्फा इज इक्वल्स टू एम एन डिवाइडेड बाई एन ओ। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अब हम लोग टेन बीटा लिखेंगे और टेन गामा लिखेंगे, तीनों को लिखते हैं। ठीक है, चलिए टेन बीटा, तो टेन बीटा के लिए क्या लिखेंगे, एम एन डिवाइडेड बाई एन सी लिख लेंगे। ठीक है, और बीटा भी बहुत छोटा होगा, बीटा टेंस टू जीरो, तो हम टेन बीटा को सिर्फ बीटा लिख सकते हैं, एम एन डिवाइडेड बाई एन सी, फिर टेन गामा लिखेंगे। ठीक है, तो टेन गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, तो अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ना, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, यानी एम एन डिवाइडेड बाई एन आई, ये एन आई हो जाएगा बच्चों, सॉरी एन आई हो जाएगा। ठीक है, और गामा भी बहुत छोटा होगा, इसलिए हम टेन गामा को सिर्फ गामा लिखेंगे और ये हो जाएगा एम एन डिवाइडेड बाई एन आई। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको थोड़ा सा एंगल आई और एंगल आर देखना है, तो बच्चों ये होगा एंगल आई, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और ये है एंगल आर। अब स्नेल्स लॉ लिखा जाए। ठीक है, तो अच्छा, स्नेल्स लॉ से पहले काम ये किया जाए ना कि आई का रिलेशन थोड़ा अल्फा बीटा से देखा जाए। तो आप बच्चों ये वाला ट्रायंगल देखना, तो ये वाला ट्रायंगल देखना, सॉरी, ठीक है, आप एक मिनट रुक जाइए, हाँ ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल ओ एम सी में आपको नहीं लग रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है? तो आप जानते हैं ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल बीटा होगा वो अल्फा प्लस आई होगा, यानी यहां से आई की वैल्यू आपको मिलेगी अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब एक काम और कर लीजिए, अल्फा और बीटा की जगह पे वैल्यूज पुट कर लीजिए। अल्फा है आपका एम एन डिवाइडेड बाई एन ओ, माइनस बीटा है आपका एम एन डिवाइडेड बाई एन सी। तो इस तरीके से हमने आई निकाल लिया। अब हम एक काम करेंगे, हम आर देखेंगे। तो आर देखिए ना बच्चों, आर कौन से लाइन के बीच में बना है, तो एक ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन के बीच में बना है। तो आप ये ट्रायंगल देखिए ध्यान से, तो यहाँ आप देखेंगे कि आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो आर इज इक्वल्स टू बीटा की जगह पे हम लिखेंगे एम एन डिवाइडेड बाई एन सी, प्लस गामा की जगह पे हम लिखेंगे एम एन डिवाइडेड बाई एन आई। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ लिखिए और इन वैल्यूज को पुट करिए, आंसर आ जाएगा। स्नेल्स लॉ कहता है कि म्यू वन साइन आई ना, हाँ, इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आई एंड आर दोनों टेंस टू जीरो होगा, मतलब सारे एंगल्स छोटे होते हैं, तो साइन आई को सिर्फ आई लिखा जा सकता है, यानी ये बन जाएगा म्यू वन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू आर। ठीक, अब आई की जगह पे ये वाली वैल्यू डालिए और आर की जगह पे आप ये वाली वैल्यू डालिए। चलिए देखते हैं, तो म्यू वन आई की जगह पे हमने डाला एम एन बाई एन ओ माइनस एम एन बाई एन सी, एम एन बाई एन ओ माइनस एम एन बाई एन सी, और इज इक्वल्स टू होगा म्यू टू, आर की जगह पे रखेंगे एम एन बाई एन सी प्लस एम एन बाई एन आई, एम एन बाई एन सी प्लस एम एन बाई एन आई। ठीक है, ऐसा लिखा हमने। अब एम एन कॉमन होकर एम एन कॉमन को कैंसिल कर देगा। अब म्यू वन को अंदर लेके जाइए, म्यू टू को अंदर लेके जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका म्यू वन अपॉन एन ओ माइनस म्यू वन अपॉन एन सी बराबर म्यू टू अपॉन एन सी प्लस म्यू टू अपॉन एन आई। अच्छा, ये समझ में आया ना कैसे हुआ? अरे एम एन ये एम एन कॉमन होकर एक दूसरे को कैंसिल करेगा ना, और म्यू वन को अंदर भेज दीजिए, म्यू टू को अंदर भेज दीजिए। अब देखिए, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम क्या, पोल, यानी हर डिस्टेंस में पोल तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे एन 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 ये सब आपको दिख रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे सिंस ऑल रेज आर पैरेक्सियल, सारे रेज पैरेक्सियल हैं, इसलिए एन इज वेरी नियर टू पी, है ना बच्चों। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम अगर कोई रे को यहाँ से भेजते हैं, तो ये हो गया आपका n और ये हो गया आपका p, लेकिन अगर हम रे को एकदम यहाँ भेजे तो आपको नहीं लग रहा है कि n जो होगा वो बहुत ही नज़दीक आएगा p के, है ना बच्चों। यानी जहाँ जहाँ n है उसकी जगह पे हम p रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका म्यू वन डिवाइडेड बाई पी ओ माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई पी सी बराबर म्यू टू डिवाइडेड बाई पी सी
प्लस म्यू टू डिवाइडेड बाई पी आई। अब चलिए हम वैल्यूज देखते हैं क्या है, बताइए पीओ क्या है। तो बच्चों पीओ जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है। पीआई क्या है, इमेज का डिस्टेंस है। और पीसी क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले बताइए कि पीओ की जगह पे क्या लिखा जाए, तो यू लिखा जाए। लेकिन बच्चों चूंकि ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, पीओ तक जाने के लिए इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको माइनस साइन के साथ लिखना होगा। तो हम लिखेंगे μ1 डिवाइडेड बाई माइनस यू माइनस μ1 डिवाइडेड बाई पीसी को माइनस आर लिखना होगा, इज इक्वल्स टू μ2 बाई फिर पीसी को माइनस आर लिखना होगा, है ना बच्चों, क्योंकि हम इधर जाके देख रहे हैं, ठीक है। और प्लस μ2 डिवाइडेड बाई, लेकिन बच्चों जो पी आई होगा, पी आई वो प्लस में लिखा जाएगा, तो प्लस भी आप इसको लिखिए, ठीक है। अब एक काम करिए, ये करिए कि ये यू और भी वाला जो है ना उसको एक साथ रखिए, ठीक है। तो अगर हम एक मिनट रुकना बच्चों, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या। μ2 माइनस μ1 बाई आर तो आएगा, लेकिन यहां पे क्यों पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। कहाँ मिस्टेक हुआ है। माइनस यू माइनस आर, ठीक है। एक मिनट रुकना, तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा प्लस आई, तो ये अल्फा माइनस बीटा ही आएगा ना। सॉरी बच्चों, यहां पे मिस्टेक हो गया है, हैं आई निकालना है तो ये बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फा का मतलब हुआ कि बीटा ये एम एन जो होगा ये एन सी पहले होगा और ये बाद में होगा, ठीक है। एन ओ बाद में होगा, कोई बात नहीं है, ये आप सुधार लीजिएगा। एन सी पहले होगा और एन ओ बाद में होगा, एन सी पहले होगा और एन ओ बाद में होगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक उसी तरीके से ये आपका पी सी हो जाएगा और ये आपका पी ओ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले यहाँ माइनस आर आएगा, ठीक, और यहाँ पे आएगा माइनस यू, ऐसा करके आएगा, ठीक है। चलिए, तो होता है मिस्टेक। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, मतलब ये u वाला जो है ना उसको इस भी वाले के साइड में ले जाकर रखते हैं। तो बताइए, इधर में μ2 बाई भी है और ये आके मतलब ये माइनस माइनस प्लस है ना, लेकिन इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो μ1 बाई यू हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब ये इधर जाके पॉजिटिव होगा, यानी μ2 बाई आर, और ये पहले से पढ़ा हुआ है माइनस μ1 अपॉन आर, ठीक है। तो μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, ये इस तरीके से डिराइव हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट बीम हम लोगों ने भेजा, ये है वेव फ्रंट और ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो ये वेव फ्रंट आके टकराता है यहाँ पे, ये देखिए ये टकरा गया किस टाइम में, तो t इज इक्वल्स टू 0 पे। यही सारी बातें यहाँ पढ़िएगा, लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब क्या है कि अभी एक एंड तो टकरा गया लेकिन एक एंड अभी हवा में ही है, तो अब क्या होगा, ये आएगा आगे ऐसे बढ़ेगा, तब तक ये इधर जाएगा, है ना बच्चों। तो मान लो कि t टाइम लग रहा है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, तो उतने ही t टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, है ना, और उसके बाद फिर ये दोनों सेम v वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। बात समझ रहे हो, यानी ये जो वेव फ्रंट हमने ड्रॉ किया है ना, ये t इज इक्वल्स टू टी का है, ठीक। अब सुनिएगा, लाइट जो है वो उसकी स्पीड में कोई अंतर नहीं होगा रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि सेम मीडियम में जा रहा है ना, तो v स्पीड से आ रहा है तो v स्पीड से ही जाएगा। तो ये इस पॉइंट को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है t,
और किस स्पीड से आ रहा है, v स्पीड से, यानी ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो vt हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस vt हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस वाले पॉइंट को, है ना, जो आकर टकरा चुका अब ये इधर जाएगा ना, इस वाले पॉइंट को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, t ना, और किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो ये वाला डिस्टेंस भी जो होगा वो आपका vt ही हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, अरे ये आके टकरा के इधर चला गया, ये आके टकरा के इधर चला गया। ठीक है, तो ये एंगल आई, तो तुम तो अब याद रखो बच्चों कि ये वाला एंगल भी होता है आई, और ये एंगल अगर आर है तो एकदम याद रखो कि ये वाला एंगल भी होता है यार। अब उतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके सामने दो ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल ये वाला, इसको देखिए, इसको, इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ए बी डैश बी, ट्रायंगल ए बी डैश बी, और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, ये वाला, यानी कि बी ए डैश ए, है ना, ट्रायंगल बी ए डैश ए, ये बिल्कुल सिमिलर होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो दोनों का एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है, दोनों का एक एक साइड इक्वल है। ये देखो ये VT है तो ये भी VT है, एक साइड भी इक्वल हो गया। ठीक है, और फिर दोनों में ये जो हाइपोटेनस है वो कॉमन है, तो एक सिमिलैरिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, RHS ना, R का मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस सेम होना चाहिए और एक साइड सेम होना चाहिए। तो RHS सिमिलैरिटी से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी इनके जो एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल होंगे। तो बताइए I के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? R है, तो इसका मतलब हुआ कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बाई CPCT। आप लिख लीजिएगा, CPCT जो आप लिखा करते थे, तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है। ठीक है, चलिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम ऊपर वाले मीडियम को रेयरर, नीचे वाले मीडियम को डेंसर मान लेते हैं। मान लीजिए एक वेव फ्रंट PQ है, वो आ रहा है, टकराया, यहाँ कब टकराया, तो t इज इक्वल टू 0 पर, v1 स्पीड से आ रहा है, तो ये एंगल आई, तो ये एंगल भी आई, हमने देखा ही है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, जब ये टकरा के अब तो आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि ये वाला रे आया, टकरा के अभी आगे बढ़ जाएगा, तब तक ये अभी हवा में ही रहेगा। तो मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लगा है, तो उस t टाइम तक तो ये तो कुछ ट्रेवल कर चुका होगा ना बच्चों। और इस डिस्टेंस को मैंने क्यों कम दिखाया है, क्योंकि नीचे वाला मीडियम डेंसर है, तो कम स्पीड से ही ट्रेवल करेगा ये। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा v1t होगा, और बच्चों ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा v2t। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक आने में t टाइम लगा और v1 स्पीड से आ रहा है, और ये डिस्टेंस भी बड़ा होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी, रेयरर मीडियम है, इसमें हो जाएगा v2t। ठीक है, अब देखिए, अगर ये एंगल I है तो ये R है, ठीक उसी तरीके से ये I है तो ये R है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो याद रखना, ये I तो ये भी I, ठीक उसी तरीके से ये R तो ये भी R। अब बस कुछ नहीं करना है, हमको साइन I और साइन R लिख लेना है। तो आइए इस ट्रायंगल में हम साइन I लिखते हैं, तो क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर, जो कि कितना है, v1t है ना बच्चों, v1t डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, जो कि कितना है, ये वाला पॉइंट A है, AB है ना, परपेंडिकुलर v1t डिवाइडेड बाई AB, तो v1t डिवाइडेड बाई AB। ठीक उसी तरीके से आप साइन R लिखिए, तो R के लिए परपेंडिकुलर ये है ना, और ये कितना है, v2t, तो ये हो गया v2t, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है, AB है, तो आप AB लिख लीजिए। अब आप डिवाइड कर दीजिए, साइन I बाई साइन R कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करिएगा तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, T से T भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, AB से AB कैंसिल होगा, T से T कैंसिल होगा, और आपको मिलेगा v1 बाई v2। और बच्चों हम जानते हैं कि v1 बाई v2 जो होता है वो μ2 बाई μ1 होता है। आप इसकी जगह μ2 बाई μ1 लिख दीजिएगा, फिर μ1 को इधर लेके चले जाइएगा, साइन R को इधर लेके चले जाइएगा, तो आपको मिल जाएगा μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक्सप्लेन और गेट और नॉर गेट। तो बच्चों इसका बहुत शानदार लेक्चर अभी मैंने डाला है, जस्ट 20 मिनट का था, उसमें पूरा और एंड नॉर नैंड सब बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर